अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के सामने लाइए। अब हथेलियों को कसकर दबाइए। क्या एक हाथ दूसरे हाथ के भीतर समा गया? नहीं। आप दबाव बढ़ा सकते हैं। त्वचा थोड़ी दब सकती है, लेकिन दोनों हाथ एक ही रूप बनकर एक दूसरे में विलीन नहीं होते। क्यों? क्या पदार्थ के भीतर कोई अदृश्य मर्यादा काम करती है? भारतीय चिंतन में एक प्राचीन भाव मिलता है, रथ, अर्थात वह व्यापक क्रम जिसके भीतर घटनाएं अपनी नियत व्यवस्था में घटती हैं। लेकिन क्या सीमा सिर्फ रोकने का नाम है, या अलग अलग रूपों का अस्तित्व किसी सीमा के कारण ही संभव है? इसका उत्तर आपके शरीर के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में छिपा है। आपकी हथेली असंख्य परमाणुओं से बनी है। उन परमाणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉन अलग अलग क्वांटम अवस्थाओं में व्यवस्थित हैं। लेकिन यहां एक सामान्य भ्रम से बचना जरूरी है। पाउली सिद्धांत यह नहीं कहता कि दो इलेक्ट्रॉन एक ही स्थान के आसपास नहीं रह सकते। वह कहता है दो समान इलेक्ट्रॉन एक ही पूर्ण क्वांटम अवस्था में नहीं रह सकते। स्थान और अवस्था एक ही बात नहीं है। इसे ऐसे समझिए, किसी सिनेमा हॉल में हर सीट का एक पूरा पता होता है। हॉल नंबर, कतार, सीट नंबर और गलियारे की कौन सी तरफ। किसी इलेक्ट्रॉन की भी ठीक ऐसी ही एक पूरी पहचान होती है। उसकी ऊर्जा, उसका कोणीय व्यवहार, उसकी दिशा और उसका स्पिन। यदि दो इलेक्ट्रॉनों की यह पूरी पहचान एक जैसी हो जाए तो प्रकृति उस व्यवस्था की अनुमति नहीं देती। एक जैसी पूर्ण पहचान वाले दो इलेक्ट्रॉन उसी एक सीट पर नहीं बैठ सकते। लेकिन यह केवल एक उपमा है। परमाणु के भीतर वास्तविक कुर्सियां या सीटें नहीं होती। वहां संभावनाओं और अनुमत अवस्थाओं की क्वांटम व्यवस्था होती है। मर्यादा का पहला संकेत सामने है। प्रकृति हर संभावना को अनुमति नहीं देती। लेकिन यह निषेध आपके शरीर को बनाता कैसे है? जरा कल्पना कीजिए, यदि यह नियम केवल एक क्षण के लिए गायब हो जाए तो न आपकी हड्डियां बचेंगी, न आपका रक्त, और न ही आपका शरीर आज जैसा दिखाई देगा। आपके शरीर में इतने इलेक्ट्रॉन हैं कि यदि एक एक करके उन्हें गिनना शुरू करें तो एक के आगे 28 शून्य लिखने पड़ेंगे। इतने सारे इलेक्ट्रॉन, फिर भी कोई भी दूसरे की जगह नहीं लेता। यह कैसे संभव होता है? इसे समझने के लिए अब हमें एक परमाणु के भीतर देखना होगा। ठीक जैसे सिनेमा हॉल में लोग सबसे पहले आगे की खाली कतार में बैठते हैं। जब वह भर जाती है तभी अगली कतार में जाते हैं। ठीक ऐसा ही परमाणुओं के भीतर भी होता है। एक परमाणु में सबसे कम ऊर्जा वाली अवस्थाएं पहले भरती हैं। पहला इलेक्ट्रॉन सबसे निचली उपलब्ध अवस्था में जाता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी उसी ऑर्बिटल में रह सकता है, लेकिन केवल तब जब उसका स्पिन विपरीत हो। इसीलिए एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दोनों एक ही क्षेत्र में हो सकते हैं, लेकिन उनकी पूर्ण क्वांटम पहचान एक जैसी नहीं हो सकती। जब वह अवस्था भर जाती है तो अगला इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी अनुमत अवस्था में जाता है, फिर अगली अवस्था, फिर अगली। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनों की परतें और उपपरतें बनती हैं। यह क्रम केवल पाउली सिद्धांत से तय नहीं होता। ऊर्जा स्तर, इलेक्ट्रॉनों की पारस्परिक क्रियाएं और क्वांटम यांत्रिकी के दूसरे नियम भी आवश्यक हैं। लेकिन समान इलेक्ट्रॉनों को एक ही पूर्ण अवस्था में जमा होने से रोकना पाउली सिद्धांत की विशिष्ट भूमिका है। रथ का पहला भाव सामने आता है। व्यवस्था केवल इस कारण नहीं बनती कि कुछ अवस्थाएं उपलब्ध हैं। वह इस कारण भी बनती है कि कुछ व्यवस्थाएं निषिद्ध हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की ये अदृश्य मर्यादाएं कार्बन, ऑक्सीजन और लोहे को अलग कैसे बनाती हैं? आवर्त सारणी को देखिए। हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, कैल्शियम। प्रत्येक तत्व की मूल पहचान उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या से तय होती है। कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 8, कैल्शियम में 20। लेकिन कोई तत्व दूसरे पदार्थों के साथ कैसा व्यवहार करेगा, इसमें उसके इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था निर्णायक होती है।
जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, वे पहले से भरी पूर्ण अवस्थाओं पर मनचाहा कब्जा नहीं कर सकते। उन्हें अलग अलग अनुमत अवस्थाओं में व्यवस्थित होना पड़ता है। इसी व्यवस्था से अलग तत्वों के बाहरी इलेक्ट्रॉन अलग प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, और वही बाहरी व्यवस्था उनके रासायनिक व्यवहार को बदलती है। कार्बन अनेक जटिल अणुओं की रीढ़ बन सकता है। ऑक्सीजन अनेक रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग ले सकती है। कैल्शियम हड्डियों की खनिज संरचना का हिस्सा बन सकता है, और लोहा हीमोग्लोबिन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सोचिए, आपके खून का लाल रंग, आपकी हड्डियों की मजबूत बनावट, यह सब इसी अदृश्य नियम की वजह से संभव है। यानी आपके शरीर के अलग अलग तत्व केवल कणों की उपस्थिति से अलग नहीं है, उन कणों को मिली और उनसे रोकी गई अवस्थाएं भी उनके व्यवहार को आकार देती हैं। मर्यादा का अगला संकेत सामने है। सीमा केवल रोकती नहीं, वह अलग पहचान को प्रकट होने की जगह भी देती है। लेकिन क्या यही नियम आपके हाथों को एक दूसरे में समाने से रोकता है? फिर अपनी हथेलियों को दबाइए। जैसे जैसे दोनों सतहें पास आती हैं, उनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन समूह एक दूसरे के अत्यंत निकट आते हैं। यहां दो अलग बातें साथ काम करती हैं। आवेशित कणों के बीच विद्युत चुंबकीय प्रभाव मौजूद है, और साथ ही समान इलेक्ट्रॉनों को पहले से भरी पूर्ण क्वांटम अवस्थाओं में मनचाही तरह समाने की अनुमति नहीं है। इसलिए आपके हाथ का ठोस अनुभव केवल पाउली सिद्धांत का परिणाम नहीं है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव भी आवश्यक है, लेकिन पाउली का निषेध पदार्थ को बिना सीमा एक ही क्वांटम व्यवस्था में ढहने से रोकने वाले मूल नियमों में से एक है। और यहां एक बहुत जरूरी बात है। पाउली सिद्धांत कोई अलग बल नहीं है, कोई अदृश्य दीवार इलेक्ट्रॉनों को धक्का नहीं दे रही, कोई ऊर्जा की रस्सी उन्हें अलग नहीं खींच रही। यह समान फर्मियोनों की संयुक्त क्वांटम अवस्था पर लगा एक मूल प्रतिबंध है। इलेक्ट्रॉन फर्मियोन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी फर्मियोन वर्ग में आते हैं। पाउली सिद्धांत सभी समान फर्मियोनों पर लागू होता है। रथ का अगला भाव सामने है। हर मर्यादा किसी पहरेदार के धक्के से लागू नहीं होती। कभी सीमा वस्तु की मूल प्रकृति में ही लिखी होती है। लेकिन यदि यह अदृश्य नियम है, तो वैज्ञानिकों ने इसे प्रयोग में पकड़ा कैसे? कल्पना कीजिए, परमाणुओं की एक गैस को लगभग पूर्ण शून्य तापमान तक ठंडा कर दिया जाए। इतना ठंडा कि उनकी सामान्य अव्यवस्थित गति बहुत कम हो जाए। अब फर्मियोन परमाणुओं की क्वांटम अवस्थाएं क्रम से भरने लगती हैं। यदि दो परमाणु टकराएं, तो टक्कर के बाद उन्हें किसी नई अंतिम अवस्था में जाना होगा। लेकिन यदि वह अंतिम अवस्था पहले से भरी हुई है, तो वह टक्कर दब सकती है। इसे कहा जाता है पाउली अवरोध। याद कीजिए, अपने दबे हुए हाथ, वे एक दूसरे के भीतर नहीं समा पाए। अब सोचिए, तो क्या परमाणुओं की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही होता होगा? साल 2001 में अमेरिका की जिला प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने पोटेशियम 40 परमाणुओं की एक अत्यंत ठंडी गैस में इसे सीधे मापा। पाउली अवरोध के कारण परमाणुओं की प्रभावी टक्करों की दर लगभग आधी रह गई। यानी यह नियम सिर्फ गणित नहीं था, प्रयोगशाला में उसे मापा जा चुका था। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था। अगर यह नियम इतना मूलभूत है, तो इंसान ने इसे पहली बार पहचाना कैसे? 20वीं शताब्दी के आरंभ में वैज्ञानिक परमाणुओं के प्रकाश वर्णक्रम को समझने की कोशिश कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं, कुछ अवस्थाएं क्यों भर जाती हैं, और अगले इलेक्ट्रॉन को दूसरी अवस्था में क्यों जाना पड़ता है। उस समय वह सिर्फ 24 वर्ष के थे। इतनी कम आयु में उन्होंने ऐसा नियम प्रस्तावित किया जिसने पूरी क्वांटम भौतिकी की दिशा बदल दी। वर्ष 1925 में वोल्फगांग पाउली ने इस निषेध सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उनका नियम था, एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के सभी क्वांटम अंक
एक जैसे नहीं हो सकते। बाद में समझ आया कि यह केवल इलेक्ट्रॉनों तक सीमित नियम नहीं, यह समान फर्मियोनों की और भी गहरी क्वांटम प्रकृति का भाग है। वर्ष 1945 में पाउली को इसी अपवर्जन सिद्धांत की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। आज इलेक्ट्रॉन विन्यास से लेकर परमाणु वर्णक्रम, पदार्थ की संरचना और अत्यंत ठंडी फर्मियोन गैसों तक इस सिद्धांत के प्रभाव देखे और मापे जाते हैं। पाउली सिद्धांत वास्तविक है, उसके प्रभाव केवल सुंदर कल्पना नहीं है। लेकिन अंतिम प्रश्न अब भी बाकी है, क्या वैदिक रथ इसी क्वांटम नियम का प्राचीन नाम था, या समानता केवल सीमा और क्रम के गुण में है? उत्तर अब अंतिम 1 मिनट में खुलेगा। अब रथ का केंद्रीय भाव सामने आता है, क्रम, नियम और वह मर्यादा जिसके भीतर अलग अलग रूप प्रकट हो सकें। वैदिक चिंतन में रथ केवल मनुष्य द्वारा बनाया गया कानून नहीं है, यह प्रकृति, अनुष्ठान और नैतिक जीवन में दिखाई देने वाले व्यापक क्रम का भाव है। ऋग्वेद के वरुण सूक्तों में वरुण को व्रत, नियम और व्यवस्था से जोड़ा गया है। एक मंत्र में उन्हें धृतव्रत कहा गया है, अर्थात अपने विधान को धारण करने वाला। लेकिन यह क्वांटम भौतिकी की भविष्यवाणी नहीं थी। रथ और वरुण प्रकृति तथा जीवन में व्यवस्था की वैदिक प्रतीक भाषा है। विज्ञान ने पाउली सिद्धांत में एक वास्तविक क्वांटम निषेध देखा। दो समान फर्मियोन एक ही पूर्ण क्वांटम अवस्था में नहीं रह सकते। इसी निषेध की भूमिका से इलेक्ट्रॉन अलग अवस्थाओं में व्यवस्थित होते हैं, परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनती है और पदार्थ की विविधता को समझने की एक बुनियादी कुंजी मिलती है। लेकिन सीमा साफ है, पाउली सिद्धांत और रथ एक ही वस्तु नहीं है। वरुण पाउली सिद्धांत के देवता नहीं है। विज्ञान बताता है कौन सी क्वांटम अवस्थाएं अनुमत हैं और कौन सी निषिद्ध। वैदिक प्रतीक भाषा क्रम, नियम और मर्यादा के भीतर अलग रूपों के प्रकट होने को अर्थ देती है। तो क्या भारतीय परंपरा ने अस्तित्व में सीमा और क्रम की इसी आवश्यकता को रथ के भाव में व्यक्त किया था, या यह केवल एक आकर्षक समानता है? फैसला आपका है। टिप्पणी में एक शब्द लिखिए, संयोग या प्रतीक।